बात करते हैं आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन कंक्रीट। तो ऑप्शन में 4 दे रखा है। कंसेप्ट समझ लेते हैं वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में। वाटर सीमेंट रेशियो इज़ ए क्रूशियल factor in determining of the strength of concrete and durability of concrete. For maximum strength, ideal water cement ratio should be 0.4. अगर lower cement ratio lead to the higher strength and may reduce the workability. Higher water cement ratio results in increase of workability but decrease strength and durability. The ratio is critical for ensuring proper hydration of the cement for binding. Maintaining the correct ratio so prevent issues like cracking and shrinkage. एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो फैक्टर अफेक्टिंग वाटर सीमेंट रेशियो पहला आती है एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड टाइप्स ऑफ फाइननेस ऑफ सीमेंट्स यूज्ड. Aggregates and their moisture contents also affect the water cement ratio. Let's talk about the workability. Water cement ratio is higher than 0.4, improve ease of mixing and application. So however, it can lead to the lower density and lower strength in hardened concrete. Next, let's talk about the durability. What's a durability? It is a proper water cement ratio which is ensure resistance to the environment factor like fridge and thaw cycles and chemical attacks, which is helping in achieving of the longevity of the concrete structure. नेक्स्ट आता है नो फाइन कंक्रीट डेंसिटी. क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डेंसिटी ऑफ नो फाइन कंक्रीट मेड विद द कन्वेंशनल एग्रीगेट इज टिपिकल रेंज ऑफ 1600 से लेके 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब्स. डेंसिटी रेंज ऑफ डिफरेंट कंक्रीट. लो वेट जो कंक्रीट होता है उसकी डेंसिटी होती है 300 से लेके 1200 किलोग्राम तक. ये लाइट वेट के लिए होता है. दूसरा आता है नो फाइन कंक्रीट. ये होता है 1600 से लेके 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. उसके बाद में आता है कन्वेंशनल कंक्रीट. ये अबाउट होता है 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में. और जो हैवी कंक्रीट होता है वो होता है 3000 से लेके 6000 तक. सो फाइनल कंक्लूजन में आप समझ गए नो फाइन 1600 से लेके 1900 तक. नेक्स्ट आ जाता है स्लम्प टेस्ट ऑफ कंक्रीट. क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर एंड हाइट ऑफ मोल्ड यूज्ड फॉर द स्लम्प टेस्ट 100, 200 और 300. स्लम्प टेस्ट की बात करते हैं. ये सिंपलेस्ट टेस्ट होता है टू डिटरमाइन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट विच इन्वॉल्व ऑफ लो कॉस्ट एंड प्रोवाइड इमीडिएट रिजल्ट्स. सो इसके डायमेंशंस की बात करते हैं. जो टॉप होता है डायमीटर वो जो होता है वो 10 सेंटीमीटर या 100 mm का होता है. बॉटम जो होता है वो 200 mm का होता है और जो हाइट होती है वो 300 mm की होती है. सो ये डेफिनेशन ऑफ द स्लम्प की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन हाइट ऑफ कंक्रीट बिफोर रिमूविंग ऑफ स्लम्प कोल और मोल्ड एंड नेक्स्ट होता है हाइट ऑफ कंक्रीट आफ्टर रिमूविंग स्लम्प कोल एज मेजर्ड ड्यूरिंग द कंक्रीट स्लम्प टेस्ट. ये डिफरेंट टाइप्स के स्लम्प्स होते हैं. इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो. थोड़ा सा मैं पॉज देता हूँ. ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लम्प के बारे में, जैसे ट्रू स्लम्प, जीरो स्लम्प, कोलैप्स स्लम्प एंड शेयर स्लम्प. स्लम्प वैल्यूज़ जो होती हैं जैसे वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए लेस देन 25 mm होता है. किसके लिए? वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए. लो वर्केबिलिटी होती हैं उसके लिए होती हैं 25 से 75 mm. मीडियम वर्केबिलिटी के लिए कितनी होती हैं? 50 से लेके 100 mm. हाई वर्केबिलिटी के लिए क्या उतनी होती है? 75 से लेके 100 mm. और वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए कितना होता है? 100 से लेके 150 mm. सो फाइनल कंक्लूजन क्या कहता है कि स्टैंडर्ड स्लम्प कौन जो डायमेंशन होता है, टॉप डायमीटर 100 है, बॉटम 200, हाइट 300. अब बात करते हैं डफ अब्राहम लो वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में. क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्या कहता है? डफ अब्राहम लो इज वैलिड ओनली व्हेन कंक्रीट इज ऑफ वर्केबल प्लास्टिसिटी. तो ऑप्शन यही दे रखा था तो यही सही होगा इसमें. इफ वाटर सीमेंट रेशियो इज लेस, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विल बी
लेस, गलत बात है। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डिक्रीज विद द एज, गलत बात है। ए रिक्स मिक्सचर ऑफ कॉन्क्रीट प्रोवाइड लो स्ट्रेंथ देन ली, गलत बात। एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं वाटर सीमेंट रेशो की कहानी। रेशो ऑफ वाटर टू वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट इन कॉन्क्रीट मिक्स को वाटर सीमेंट रेशो बोला जाता है। दिस रेशो डिसाइड वॉट स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, जो नहीं दे रखा है। अकॉर्डिंग टू द वाटर सीमेंट रेशो, डफ अब्राहम लॉ जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन कॉन्क्रीट जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ होती है वाटर सीमेंट रेशो के। सो यहाँ पर जो कंडीशंस की वैलिडिटी वो क्या है कि मिक्स शुड बी वर्केबल एज ए प्लास्टिसिटी होना चाहिए। सो देयर फॉर स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ सीमेंट एंड क्वान्टिटी ऑफ सीमेंट मिक्सड विद द एग्रीगेट। अब बात करते हैं रिलेशंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड वाटर सीमेंट रेशो। ये फुल्ली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट, इनसफिशिएंट कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट के लिए वाइब्रेशन कॉम्पैक्शन जो होता है, हैंड कॉम्पैक्शन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वाटर सीमेंट रेशो। इसका थोड़ा सा कंटेंट मिस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट के बारे में। नॉर्मली द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज अबाउट 10 to 15% ऑफ द इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ जो कॉन्क्रीट होती है वो जनरली कितनी होती है, 10 से 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये एबिलिटी ऑफ मटेरियल होती है टू रजिस्ट वॉट पुलिंग फोर्स और स्ट्रेचिंग फोर्स। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो कैपेसिटी ऑफ मटेरियल होती है विद स्टैंड कंप्रेसिव लोड विदाउट फेलियर। तो कॉन्क्रीट बिहेवियर की बात करते हैं तो ये नेचुरली स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होता है, वीक इन टेंशन होता है। इसलिए ये क्या हो जाता है कि रिइंफोर्समेंट सच एज स्टील बार इज यूज्ड इन स्ट्रक्चरल मेंबर। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट 10 से 15% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्डवुड यील्डिंग इन ट्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग ट्रीज यील्ड द हार्डवुड। तो जो साल होती है ना वो यील्ड करता है हार्डवुड के लिए। तो अब यहाँ हार्डवुड यील्डिंग ट्री की डेफिनेशन समझ लेते हैं। ये क्या होता है कि हार्डवुड रेफर्स टू द वुड ड्राइव्ड फ्रॉम द एंजियोस्पर्म ट्री, एंजियोस्पर्म ट्री, एंजियोस्पर्म ट्री, एंजियोस्पर्म ट्री। ओके, एंजियोस्पर्म ट्री जो होता है ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और ये ब्रॉड लीव होती है इनकी। ट्री आर बेसिकली डेसिडियस टाइप का होता है जो शेड लीवी सीजनली होते हैं। एक्सेप्शंस प्रेजेंट है इसके अंदर, देख लेते हैं क्या क्या है। हार्डवुड इज ऑल्सो नोन एज डेंस स्ट्रक्चर, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ। नोन फॉर ड्यूरेबिलिटी के लिए, डेंस स्ट्रक्चर के लिए और स्ट्रेंथ के लिए। इनका जो एप्लीकेशन होता है फर्नीचर के, फ्लोरिंग में, कंस्ट्रक्शंस में और टूल्स में हार्डवुड का यूज होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्डवुड के बारे में बात करते हैं तो ये डेंसर और मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंपेयर टू द सॉफ्टवुड होता है। ये ड्राइव फ्रॉम होता है ट्री दैट हैव ब्रॉड लीफ एंड रिप्रोड्यूस यूजिंग फ्लावर्स एंड सीड एनक्लोज इन द फ्रूट्स। सो स्लोअर ग्रोथ रेट जो होती है कंट्रीब्यूट करती है किस चीज़ को, डेंसिटी और ड्यूरेबिलिटी को। और जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है इनमें मोर बैरिड होता है, एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है और सूटेबल फॉर होता है डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए। साल ट्री की बात करें, सोरिया रोबस्टा जिसको बोला जाता है, ये ट्रॉपिकल हार्डवुड ट्री होता है। ये नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिम्बर ट्री इन इंडिया बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रेजिस्टेंस टू डीके। कौन सा ट्री, साल ट्री की बात चल रही है। साल ट्री के बारे में, साल ट्री का जो यूज हो पाया साल वुड का कहाँ पर, कंस्ट्रक्शन में, फर्नीचर मेकिंग में और रेलवे स्लीपर के लिए साल का ही यूज़ होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ वुड समझे साल की, तो ये हैवी होती हैं, हार्ड होती हैं, कोर्स ग्रेन होते हैं और हाई रेजिस्टेंस टू होता है टर्मिट और अदर पेस्ट्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पाइन के बारे में। पाइन ट्री आर गिव्स द सॉफ्ट वुड ट्री होता है, सॉफ्ट वुड देता है और ये सॉफ्ट वुड ट्री होता है। ये बिलोंग्स टू द होता है जिम्नोस्पर्म ग्रुप से, लाइक कॉनिफेरस हैव निडल लाइक लीव्स। पाइन वुड की जो प्रॉपर्टी होती है लाइट वेट होता है, लेस डेंस होता है, कंपैरेटिवली वीकर देन हार्डवुड से। फर की बात करें, जो फर ट्री होता है ये लाइक पाइन जैसा ही होता है, इसकी भी सॉफ्ट वुड होती है। ये कॉनिफेरस ट्री होता है, लंबे होते हैं, स्ट्रेट ट्रंक होता है और ये जिनकी निडल लाइक लीव्स होती हैं। जो फर वुड्स की प्रॉपर्टी जो होती है लाइट वेट होती हैं, लेस ड्यूरेबल कंपेयर टू द हार्डवुड होता है और जिनका यूज होता है वो कंस्ट्रक्शन में, प्लाईवुड में, पार्टिकल बोर्ड्स के अंदर और जनरल पर्पस लाइक टिम्बर में। बात करते हैं डिडोर के बारे में। डिडोर जो होता है ये सेड्रस डिडोरास का साइंटिफिक नाम है, जो जहाँ भी यूज होता होगा मुझे नहीं पता। ये टाइप्स ऑफ
जिस टाइप का वुड है ये सॉफ्ट ट्री है, ये बिलोंग्स टू तो होता है कॉनिफर ग्रुप से। ये वैल्यूड फॉर होता है किसके लिए, एरोमेटिक वुड, और रेजिस्टेंस टू डीके होता है। ये नॉट क्लासिफाइड एज ए हार्ड वुड, यूज्ड ऑफ डिडोर वुड लाइक कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर और डेकोरेटिव आइटम्स में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टिम्बर की। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच सेक ओरिजिनेट फ्रॉम द पिथ एंड एक्सटेंड आउटवर्ड लाइक ए रे। स्टार शेक होता है जो सेंटर से शुरू होता है और एंड में ख़त्म होता है। इसका क्या कंसेप्ट है, जो डिफेक्ट इन टिम्बर होता है वो ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से होते हैं, ड्यू टू रप्चर ऑफ टिश्यूज़ की वजह से होते हैं, और ड्यू टू नेचुरल फोर्स की वजह से डिफेक्ट होते हैं। क्रैक्स, ये क्या चेक्स, क्रैक्स है भाई, ये क्रैक्स जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स होते हैं, यूजुअली नॉर्मल टू द एनुअल रिंग्स होते हैं। इफेक्ट्स की अगर बात करें तो ये एडवर्सली अफेक्ट मुझे इसका थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मुझे पता नहीं, मैं शायद भूल गया इस चीज़ के बारे में। इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो इसको एक बार दोबारा देखना है। इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो एडवर्सली अफेक्टेड ड्यूरेबिलिटी ऑफ टिम्बर करता है, एंड रेडियली एडमिट मॉइस्चर एंड रेडियली एडमिट एयर। क्या, अब बात करते हैं शेक्स के बारे में। शेक्स क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन इन वुड होता है, ये किस किस के बीच में होता है, अकर बिटवीन द एनुअल रिंग्स। तो इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ का क्या फ़र्क पड़ता है शेक्स से, इस ये रिड्यूस करता है अलाउेबल शेयर स्ट्रेंथ एंड विदाउट मच इफेक्ट ऑन द कंप्रेसिव वैल्यूज़ एंड विदाउट मच इफेक्ट ऑन द टेंसाइल वैल्यूज़। जो अपीरियंस की बात करें तो वुड बिकम अनडिज़ायरेबल एंड व्हेन अपीरियंस इज इम्पोर्टेंट, तो ये अनडिज़ायरेबल हो जाती है। बात करते हैं स्टार्ट सेक की। ये रेडियली स्प्लिट और क्रैक्स होते हैं, ये बाइडेड द सर्कमफेरेंस होते हैं और डिमिनिश टूवर्ड द सेंटर ऑफ द ट्री होता है। इसके जो कोज कारण क्या होते हैं स्टार्ट सेक के, वो होते हैं सेवर फ्रॉस्ट और फ्रेंस हीट ऑफ सन होता है। ठीक है, इसके जो अपीरियंस की बात करें तो अपीरियंस एज ए वुड ड्राइड बिफोर फाइबर सेचुरेशन पॉइंट। इफेक्ट्स की अगर बात करें तो सीरियस फॉल्ट में लीडिंग टू द सेपरेट लॉन्ग बैन द सॉन होता है। इफेक्ट क्या करता है, सीरियस फॉल्ट देता है लीडिंग टू द सेपरेट लॉग बैन सॉन, मतलब उसको काटा जाता होगा। हार्ट शेक की बात करते हैं, किसकी वजह से होता है, श्रिंक ऑफ द हार्टवुड व्हेन ट्री इज द ओवर मैच्योर्ड। क्रैक पैटर्न्स अगर समझे हार्ट शेक के अंदर तो स्टार्ट फ्रॉम द पिथ होता है और रन टूवर्ड द शेप वुड होता है। शेप अगर इनकी समझे तो बाइडरेट सेंटर होता है और डिमिनिश होता है आउटवर्ड साइड में हार्ट शेक। कप शेक की बात करें तो इनका जो अपीरियंस होता है ये कर्व्ड स्प्लिट होता है, ये पार्शली सेपरेट होता है एनुअल रिंग में और होली सेपरेट होता है एनुअल रिंग्स। पार्शली सेपरेट एनुअल रिंग्स और होली सेपरेट्स एनुअल रिंग्स। किसके कारण होता है ये, एक्सेसिव फ्रूट सेक्शन की वजह से ऑन द शेप ट्री, स्पेशली व्हेन ट्री इज यंग। किसकी बात चल रही है, कप शेप के बारे में। ठीक है, रिंग गॉल, ये कैरेक्टराइज बाय द स्वेलिंग ऑफ कोज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ लेयर ऑफ शेप वुड ओवर द बाउंड, सो आफ्टर ब्रांचेस कट ऑफ इच इज इन इरेगुलर मैनर। Swelling caused by the growth of layer of shapewood over the bounds after the branches cut off in irregular manner। इसका इफेक्ट क्या होता है, ये न्यूली डेवलप्ड लेयर होती है, डू नॉट यूनिटी प्रॉपरली विद द ओल्ड रूट, सो कैविटीज आर लेफ्ट, डीके स्टार्ट फ्रॉम कैविटीज। टिम्बर सीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि आर्टिफिशियल सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज फास्टर देन द नेचुरल। बिल्कुल सही बात है। आर्टिफिशियल सीजनिंग इज़ डन बाय एक्सपोजिंग टिम्बर टू द ओपन, बिल्कुल गलत बात है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, कैसे आर्टिफिशियल सीजनिंग ऑफ टिम्बर होती है, प्रोसेस ऑफ ड्राइंग टिम्बर होती है, यूज कंट्रोल कंडीशंस लाइक हीट, ह्यूमिडिटी और एयर फ्लो, डन इज सेपरेटली डिज़ाइन किल्स और चैम्बर्स में होती हैं। फास्टर कंपेयर टू द नेचुरल सीजनिंग, नेचुरल सीजनिंग रिलाइज ऑन एक्सपोजिंग टू द टिम्बर, ओपन एयर और सनलाइट। नेचुरल सीजनिंग ड्यूरेशन की बात करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स होती हैं, ऑफ्टन मंथ और इवन ईयर्स में। तो आर्टिफिशियल सीजनिंग के एडवांटेज की बात करते हैं, प्रेसाइज कंट्रोल ओवर द ड्राइंग प्रोसेस होती हैं, क्विकर रिजल्ट्स देती हैं और बेटर क्वालिटी टिम्बर्स देता है। अब इनके स्टेटमेंट्स जो है ये फॉल्स होता है। रीजनल एक्चुअली रेफर्स टू होता है नेचुरल सीजनिंग में। इन नेचुरल सीजनिंग टिम्बर स्टैक्ड इन बेल्ट वेंटिलेटेड एयर होता है और जो एक्सपोज टू होता है ओपन एयर और सनलाइट होता है। पर्पज की बात समझे तो ये ग्रेजुअली रिमूव करता है मॉइस्चर को। तो आर्टिफिशियल सीजनिंग की बात करते हैं तो ये ड्राई इन होता है किल्स और चैम्बर्स में। अंडर कंट्रोल कंडीशंस की बात करते हैं, कम्प्लीटली एक डिफरेंट प्रोसेस है। हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशंस के बारे में। व्हाट डज थीसिस पॉलीगन मेथड्स टू कैलकुलेट,
एवरेज रेनफॉल का काम होता है। एवरेज रेनफॉल कलेक्ट करना थीसिस पॉलीगन के मेथड्स का काम है। एक्सप्लेनेशन समझते हैं थीसिस पॉलीगन मेथड्स के बारे में। इसके अजम्पशंस है रेनफॉल एट एनी पॉइंट विद इन पॉलीगन आइडेंटिकल टू द नियरेस्ट गेज, within polygon identical to nearest gauge, which considerations all gauges in and around basins are considered, also called weight average methods. So average precipitations over the area का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P1 A1 P2 A2 P3 A3 प्लस NN डिवाइड बाई A1 A2 A3। जो P1 P2 P3 जो है ना ये क्या है, ये रेनफॉल का डेटा है, और जो A1 A2 जो है ना वो एरिया है। तो थीसियन पॉलीगन मेथड कैलकुलेट एवरेज प्रेसिपिटेशंस ओवर एन एरिया सुपीरियर टू द एवरेज अर्थमेटिक मेथड। नेक्स्ट टॉक Volany-Cradle methods for evapotranspiration estimation primarily used to the temperature and daylight hours। करेक्ट आंसर है। हाँ, इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। मुझे भी समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो तुम्हें तो क्या ही समझ में हो सकता है, तुम अगर पढ़ने वाले हो तो तुम्हें आ जाए। बात देखते हैं Volany-Cradle मेथड्स के बारे में। जो इसका यूज टू होता है वो डिटरमाइन होता है इवापोट्रांसपिरेशन स्लूज। इवापोट्रांसपिरेशन जो लॉसेस होते हैं उनको डिटरमाइन Volany-Cradle मेथड के द्वारा की जाता है। ये कंजेप्टिव यूज ऑफ क्रॉप होता है, ठीक है। और जो मंथली कंजेप्टिव यूज ऑफ वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो CU इज इक्वल्स टू K इंटू समीशन ऑफ F होता है। वो जो K क्या होता है, ये क्रॉप फैक्टर होता है। ये डिपेंड्स करता है किस टाइप की आपकी फसल है और डिपेंड करता है कि सीजन कौन सा है। F जो है आपका, वो F का मतलब होता है मंथली कंजेप्टिव यूज फैक्टर। F का जो फॉर्मूला होता है वो P/40 इंटू 1.8T प्लस 32 होता है, ठीक है। जो T हो जाता है ना मीन टेम्परेचर ऑफ मंथ होता है इन डिग्री के अंदर, और जो P होता है, P क्या होता है, परसेंटेज डे टाइम आवर्स ऑफ द ईयर्स अकरिंग ड्यूरिंग द हीट पीरियड अकरिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड्स कैलकुलेट यूजिंग द सनशाइन टेबल्स, ठीक है। तो कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, CIR CU माइनस टोटल इफेक्टिव रेनफॉल। नेक्स्ट बात करते हैं प्लान टेबल के बारे में। तो लेमान रूल्स इज एसोसिएट विद द मेथड्स रिसेक्शंस बाय द 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो जो मेथड्स होता है लेमान वो रिलेटेड टू होता है 3 पॉइंट प्रॉब्लम के। लेमान का कंसेप्ट समझ लेते हैं। क्या कहता है कि ये इजीएस्ट और क्विकेस्ट सॉल्यूशन देता है, ठीक है। अब इसके दो प्रिंसिपल मेथड। पहला प्रिंसिपल वन, व्हेन बोर्ड इज प्रॉपरली ओरिएंटेड एंड अलाइडेड साइटेड टू द कंट्रोल सिग्नल्स लाइक ABC, रे ड्रॉ फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सिग्नल्स एंड इंटरसेक्ट एट ए यूनिक पॉइंट्स। अपने उसमें जाके देखना जहाँ पे डायग्राम्स दे रखे हैं, यहाँ बस रिवीजन का मामला है ना। एक बार इसको उसमें भी देखना है मुझे थ्योरी नोट्स में। प्रिंसिपल बी क्या कहता है कि रेज ड्रॉन फ्रॉम द कंट्रोल सिग्नल एंड एंगल्स ऑफ इंटरसेक्शंस आर ट्रू एंगल्स वेदर और नॉट बोर्ड प्रॉपरली ओरिएंटेड, ठीक है। पढ़ ले इसको। प्रोसीजर देख लेते हैं। स्टेप 1 के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेट टेबल ओवर द न्यू स्टेशन P अप्रोक्सीमेटली ओरिएंटेड। स्टेप 2 में क्या करना है, विद अलाइडेड ऑन ए साइट A एंड सिमिलर टू साइट B एंड C, जो 3 रेज हो जाएगी A B C। रेज मीट एट अ पॉइंट इफ ओरिएंटेशन इज करेक्ट। यूजली रेज डू नॉट मीट फॉर्म ऑफ ए ट्रायंगल सो नोन एज ट्रायंगल ऑफ द एरर। स्टेप 3 क्या कहती है, रिड्यूस करती है ट्रायंगल ऑफ द एरर टू द जीरो एंड अनदर पॉइंट P इज द चूजन एज पर द लेमान रूल्स। स्टेप 4 जो होती है, कीप अलाइडेड अलोंग द PA एंड रोटेट टेबल ऑफ द साइट A। क्लैम्प टेबल जो होती है गिव्स देती है नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट ओरिएंटेशन एंड मूव एक्यूरेट देन प्रीवियस वन। साइट B जो होता है विद द अलाइडेड एट B होता है, साइट C जो होता है अलाइडेड एट C होता है। सो रेज अगेन फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ द एरर होता है, मच स्मॉलर होता है। रिपीट मेथड्स टिल एंगल ऑफ एरर रिड्यूस टू द जीरो। प्लेन टेबल का क्वेश्चन है, अलाइडेड इन प्लेन टेबल सर्विंग इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल एंड साइटिंग। तो अलाइडेड का एंगल ऑफ साइटिंग का काम होता है, एंगल और साइटिंग दोनों का काम करती हैं। अलाइडेड क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द साइटिंग द पॉइंट इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। वन एज ऑफ द रूलर जो होता है वो बेबल्ड और
फिड्यूशियल होता है, और अदर इज ग्रेजुएटेड यूज्ड फॉर द ड्राइंग लाइन ऑफ द साइट होता है। जो मटेरियल एंड इसकी साइज़ की बात करते हैं तो वुडन रूलर होता है, ब्रास रूलर होता है, और 50 से 60 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। 2 पेन्स हिंज्ड एट 2 ends, one is object pen, other is side pen. Scale attached to the fiducial edge to plot distance to the needle. पार्ट शो इन फिगर, जो मेरे पास फिगर नहीं दे रखा है इसके अंदर, जैसे साइड पेन, ऑब्जेक्ट पेन और बेवल्ड पेन। सो टाइप्स ऑफ एलाइड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्लेन एलाइड्स और टेलीस्कोप एलाइड्स। प्लेन जो होता है वेरी सिंपल होता है, यूज्ड फॉर द ऑर्डिनरी वर्क होता है, पर जो टेलीस्कोप एलाइडेड होता है वो यूज्ड होता है टू टेक इंक्लाइंड इनसाइट्स। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट 1-2 दे रखा है, कि स्टेटमेंट 1 दे रखा है कि हाइड्रोलिक लाइम सेट इवन अंडर द वाटर। बात तो सही है। हाइड्रोलिक लाइम कंटेंट सिलिका एंड एलुमिना, रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्म सीमेंटियस कंपाउंड्स। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही हो जाएंगे। तो हाइड्रोलिक लाइम सेट इवन अंडर वाटर, स्टेटमेंट करेक्ट। Hydraulic lime has properties like allow it set and harden in wet conditions, so suitable for the underwater conditions. Next कहता है कि hydraulic lime contain कुछ components like what, silica and alumina, which is react with the water and form of the cementitious compounds. तो statement 2 भी सही हो जाएगा। तो scientific basis पे ये दोनों behavior of the hydraulic lime होता है, तो दोनों ही सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटमेंट, हाइड्रोलिक लाइम इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एक्सपोज टू द वाटर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए। हाइड्रोलिक लाइम सेट एंड हार्डन्स थ्रू द रिएक्शन विद द वाटर, आइडियल फॉर द वेट कंडीशन। तो इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे। जो हाइड्रोलिक लाइम होता है, ये टाइप्स ऑफ लाइम होता है, ये कंटेन करता है क्ले और अदर इम्प्योरिटीज। ये इनेबल्स इट टू सेट अंडर वाटर थ्रू द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द वाटर। यूज इन कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो वाइडली यूज्ड वेयर द स्ट्रक्चर आर एक्सपोज टू द वाटर, एक्सट्रीमली वेदर कंडीशंस ड्यू टू वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी। सेटिंग एंड हार्डनिंग प्रोसेस अगर समझे तो अकर बाय द हाइड्रेशन मैक्स हाइड्रोलिक लाइम आइडियल इन वेट एनवायरनमेंट और डैम्प एनवायरनमेंट। सो असर्टेशन करेक्ट होगा, प्रॉपर्टी अलाइन विद द रिक्वायरमेंट हो रही है। रीजन समझते हैं तो हाइड्रोलिक लाइम सेट एंड हार्डन्स थ्रू द रिएक्शंस ऑफ द वाटर, ये भी सही होगा क्योंकि डायरेक्टली एक्सप्लेन सुटेबिलिटी फॉर सच कंडीशंस। एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, वो क्या है कि हाइड्रोलिक लाइम ग्रेड्स की बात करते हैं। हाइड्रोलिक लाइम अवेलेबल इन ए डिफरेंट ग्रेड, लाइक एग्जांपल्स के क्या है इसके, फेबली हाइड्रोलिक, मॉडरेटली एंड एमिनेंटली हाइड्रोलिक। ये बेस्ड ऑन होता है लेवल ऑफ इम्प्योरिटीज एंड स्ट्रेंथ पर। इनका जो यूज्ड होता है कहाँ होता है, मैसनरी, मराइन स्ट्रक्चर एंड रिस्टोरेशन ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में। नेक्स्ट फ्लूइड काइनेमेटिक का क्वेश्चन है, इन ए फ्लोनेट एंगल बिटवीन द स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन वो 90 डिग्री का होता है। फ्लोनेट समझ लेते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सोइल मास। एंड कर्वलीनियर नेट क्या होता है, ये फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ होता है फ्लो लाइन, जिन्हें स्ट्रीम लाइन बोला जाता है, और इक्विपोटेंशियल लाइन बोला जाता है। ये एक कर्वलीनियर नेट होता है। फ्लो लाइन की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करती है पाथ ऑफ फ्लो का एंड वाटर सीप थ्रू द सोइल। और जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होती है ये फॉर्म्ड बाय होती है कनेक्टिंग पॉइंट्स एट इक्वल हेड। अब प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो नेट के बारे में बात करते हैं तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है बिटवीन फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन वो 90 डिग्री होना चाहिए और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर हो। टू फ्लो लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, सो टू इक्विपोटेंशियल लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, ना फ्लो लाइन ना इक्विपोटेंशियल लाइन। बात करते हैं इक्वल क्वांटिटी ऑफ सीपेज अकर्स इन ईच फ्लो चैनल स्पेस बिटवीन टू फ्लो लाइंस। हेड लॉस की बात करें तो सेम होता है बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइन। फ्लो नेट बेस्ड ऑन होता है बाउंड्री कंडीशंस ओनली व्हेन सेम बाउंड्री कंडीशन एंड सेम फ्लो नेट डायग्राम्स। इंडिपेंडेंट ऑफ होता है परमेबिलिटी और हेड ऑफ कॉजिंग फ्लो। फ्लो फील्ड के बारे में अगर हम समझे तो ये क्या कहता है, ये स्पेस फॉर्म्ड बिटवीन होता है टू फ्लो लाइन और टू इक्विपोटेंशियल लाइन्स के बीच का स्पेस होता है। स्टूडेंट स्क्वायर क्या लिखा, फ्लो फील्ड की बात चल रही है। अब बात करते हैं फ्लो नेट। एक नोट दे रखा है, ये एंगल बिटवीन स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन होता है एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो नेट ऑलवेज इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। डायग्राम लेवल जो होता है इक्विपोटेंशियल लाइन स्ट्रीम लाइन 90 डिग्री डायग्राम में, जहाँ पर इनका लेवल्स दे रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखा है। फ्लो नेट डायग्राम यूज टू डिटरमाइन क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। रेट ऑफ सीपेज निकाला जाता है, सीपेज प्रेशर निकाला जाता है,
अपलिफ्ट प्रेशर निकाला जाता है और एग्जिट ग्रेडियंट निकाला जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ फ्लो नेट जो होता है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वाइल डिजाइनिंग ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। बड़ा जल्दी फिनिश